नमस्ते, गुड मॉर्निंग। प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। कक्षा द्वादशी, विषय व्यवसाय अध्ययन। आज का प्रकरण है अपना प्रबंध एक परिचय, भाग 4। अभी तक हमने कई चीज़ें समझी। प्रबंध क्या होता है, एक प्रबंधक क्या कार्य करता है, वह कार्य करते समय क्या चाहता है, किसी कार्य को किस प्रकार से कुशलता से और प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा किया जा सकता है, ये बातें हमने प्रथम 3 भागों में हमने समझने का प्रयास किया था। अब अपन समझ रहे हैं। इतना समझने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रबंध क्या होता है या प्रबंध से आप क्या समझते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध और कुछ नहीं है बल्कि यह 5 कार्य कौन कौन से हैं? नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन व नियंत्रण। इन 5 कार्य और 3 प्रबंधकीय स्तर, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर, तथा 14 सिद्धांत जो हेनरी फेवल के द्वारा दिए गए हैं। इन सब को अपन मिला लेते हैं। तो इनको सबको मिलाएंगे, इनको मिलाने से जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? प्रबंध कहलाएगा। इसको अन्य रूप में भी समझ सकते हैं कि एक प्रबंधक प्रबंध के सिद्धांतों के मार्गदर्शन में 3 प्रबंधकीय स्तर, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय रहते हुए 5 प्रबंधक कार्य। कौन कौन से प्रबंधकीय कार्य? नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन व नियंत्रण एवं उद्देश्यों को कुशलता एवं प्रभावपूर्ण ढंग से प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं? प्रबंध कहते हैं। अगर इस बात को अपन दूसरे तरीके से कहें तो इस प्रकार भी कह सकते हैं कि प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों का एक समूह, उन समूह में क्या है? 5 चीज़ें। वही चीज़ें नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण के द्वारा ही संपन्न किया जा सकता है। अब जैसे प्रक्रिया शब्द आया उसके अंतर्गत तो हमारे दिमाग में क्या आया कि अपन क्रिया और प्रक्रिया, इसको क्रिया क्यों नहीं कह सकते? प्रक्रिया क्यों कहा गया? प्रोसेस क्यों कहा गया? है ना? तो पर ये क्यों कह सकते हैं? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना होगा कि क्रिया एवं प्रक्रिया का अर्थ जानना जरूरी होगा। क्रिया जो होता है वह एक ही झटके में किया जाता है, एक बार में जो कार्य किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और प्रक्रिया, प्रोसेस, एक के बाद एक जो कार्य किया जाता है, यानी कि अनेक जो क्रियाओं को जो समूह होता है, पदों का जो समूह होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? प्रक्रिया कहते हैं। अनेक क्रियाओं का समूह। नियोजन क्या हो गई? अपने आप में क्रिया है, पर नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन व नियंत्रण, ये जो 5 कार्य एक के बाद करेंगे, ये कार्य क्या कहलाएगा? प्रक्रिया। कि नियोजन जैसे पूरा होगा तो उसके बाद अपन क्या करेंगे? संगठन का कार्य जैसे पूरा होगा हम क्या करेंगे? नियुक्तिकरण करेंगे। नियुक्तिकरण का कार्य जैसे पूरा होगा हम क्या करेंगे? निर्देशन। और निर्देशन का कार्य जैसे पूरा होगा हम नियंत्रण का कार्य प्रारंभ करेंगे। तो ये समूह है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंध क्या है? एक क्रिया न होकर क्या हो गई? प्रक्रिया हो गई। क्योंकि इसके अंतर्गत नियोजन से लगाकर नियंत्रण तक हमें 5 कार्यों को पूरा करना होता है। इसीलिए कहा जाता है प्रबंध एक क्रिया नहीं है बल्कि वो क्या है? प्रक्रिया है। यहाँ तक हमने समझा। आज हम समझ रहे हैं अब प्रबंध की परिभाषाएं। तो प्रबंध की कई परिभाषाएं हैं, उसमें से अपन मुख्य से 2 परिभाषाएं समझने का प्रयास करते हैं। हैरोल्ड कुंटज के अनुसार प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूहों में अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने तथा करवाने की कला है। अब यह एक शब्द आया है, औपचारिक रूप से संगठित समूहों में। तो औपचारिक, तो इसका मतलब क्या हो गया? औपचारिक और अनौपचारिक 2 होते हैं। औपचारिक जिसके अंतर्गत आपको अभिविन्यास किया जाता है, आपको ये बताया जाता है कि आपका बॉस कौन है
है ना, आप किसके अधीनस्थ कार्य करने वाले हैं, आप किसको रिपोर्टिंग करने वाले हैं, आप किसके अंडर में काम करने वाले हैं, आपका क्षेत्र कौन सा होगा, आपका ऑफिस कौन सा होगा, आपको कहाँ बैठकर काम करना होगा, आपको क्या क्या कार्य करना होगा। तो ये औपचारिक, तो इसके अंतर्गत, तो इसके औपचारिक रूप से संगठित समूह, जो समूह होंगे, किन व्यक्तियों के साथ में आपको मिलकर कार्य करना है, तो कार्य को किस प्रकार से करना है उसके बारे में जो बताया जाता है, यानी कार्य करवाने की कला। कहते हैं ना कि कभी कभी आपने देखा होगा कि यह कार्य यह व्यक्ति आने पर ही पूरा हो सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति में वह कार्य को करवाने की क्या है, कला है ना। आप कभी होता है कि कोई बात होता है, एक व्यक्ति मना कर देता है कि मैं इस कार्य को नहीं करूंगा, किंतु दूसरा व्यक्ति आकर उसी व्यक्ति से वह कार्य करवा लेता है, तो ये क्या हो गया, उस व्यक्ति में वो कार्य को करवाने की कला है। तो प्रबंध के अंतर्गत ये अन्य लोगों के साथ में मिलकर कार्य करना और जो करवाने की कला होती है उसे अपन क्या कहते हैं, प्रबंध कहते हैं। जॉर्ज आर टेरी के शब्दों में अगर ये कहें तो प्रबंध एक विशेष प्रक्रिया है। प्रक्रिया का मतलब जो नियोजन से लगाकर नियंत्रण तक जो कार्य किए जाते हैं वो किस में आते हैं, प्रक्रिया। तो एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, उत्प्रेरणा या नियंत्रण को सम्मिलित किया जाता है। इनमें से प्रत्येक में विज्ञान व कला दोनों का प्रयोग, विज्ञान एवं कला दोनों का प्रयोग करते हुए पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इनका किया जाता है, अनुसरण किया जाता है। विज्ञान का मतलब क्रमबद्ध रूप से एक कार्य पूरा होगा, फिर दूसरा कार्य करना, दूसरा कार्य पूरा होगा, फिर तीसरा कार्य, इस प्रकार से अपन बीच में कोई, आप जैसे नियोजन है तो आप पहले नियुक्तिकरण नहीं कर सकते। क्या आप व्यक्तियों को पहले नियुक्त करेंगे और उसके बाद में प्लानिंग करेंगे क्या? तो संभव ही नहीं है। हो सकता है कि अपन आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों को भी नियुक्त कर लें और आवश्यकता से कम व्यक्तियों को भी नियुक्त करें। कितने वित्त की आवश्यकता होगी, आवश्यकता से अधिक होने पर भी समस्या आ सकती है, आवश्यकता से कम होने पर भी। किस प्रकार से आप निर्देशन करेंगे? अगर आपके पास में व्यक्ति नहीं है तो आप किसको निर्देशित करेंगे? व्यक्ति नहीं है तो नियंत्रण किसका करेंगे? तो हर कार्य को व्यवस्थित रूप से विज्ञान के द्वारा यानी क्रमबद्ध तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य को पूरा करें। जब क्रमबद्ध तरीके से आपको किसी कार्य को पूरा करते हैं तो वो क्या कहलाता है, विज्ञान। और किसी कार्य को कुशलता पूर्वक से प्रभावपूर्ण तरीके से जब आप उसको पूरा करते हैं तो वो क्या कहलाता है, कला। कि इस व्यक्ति को यह कार्य करवाने की क्या आती है, कला आती है। ये तुरंत कर सकता है, बड़े व्यवस्थित रूप से कर सकता है। आपने देखा होगा अपने विद्यालय के अंदर भी कई भैया जी लोगों को और दीदी को अलग अलग व्यवस्थाएं दी जाती है ना। तो वो उस कार्य में क्या होते हैं, कुशल होते हैं और अपनी प्रभावपूर्णता छोड़ते हैं। तो ये विज्ञान, इसी प्रकार से विज्ञान और कला दोनों का प्रयोग करते हुए पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इनका अनुसरण किया जाता है। उसे अपन क्या कहते हैं, प्रबंध कहते हैं। अब प्रबंध की विशेषताएं, प्रबंध की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। सर्वप्रथम है प्रबंध उद्देश्य प्रधान क्रिया है। अब उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया कैसे हुआ? अगर किसी चीज का हमारे पास में कोई उद्देश्य ही नहीं है, क्या करना हमें पता ही नहीं है, तो प्रबंध की आवश्यकता होगी क्या? अपन किसका प्रबंध करेंगे कि हमारे पास उद्देश्य ही नहीं, कोई काम ही नहीं है। अब कोई कह दिया साहब कि आपको प्रबंध करना है, अरे किस चीज़ का प्रबंध करेंगे, तो किस चीज़ का करेंगे? कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए ना, कि कोई बताया जाएगा कि आपको इस प्रकार का कार्य करना है, तो ये जो कार्य दिया गया वो क्या हो गया, आपका उद्देश्य हो गया। आपको सिर्फ जाके कह दिया साहब आइए आप और आप मैनेजमेंट कीजिए, प्रबंध कीजिए, आप किसका करेंगे? आप जाके सोफे पे क्या हो जाएगा, बैठ जाओगे, है ना। कि पूछेंगे वही कि क्या कर रहे हो साहब, क्या करना है ये मुझे पता नहीं, हमें तो सिर्फ इतना कहा गया प्रबंध। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे सामने किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए, तभी हमें प्रबंध की आवश्यकता होगी। और जब उसे प्राप्त करने के लिए जब हमारे पास में कोई उद्देश्य होगा तो प्रबंधक अपने विशेष ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। यानी अपने अनुभव के आधार पर जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है, अनुभव जो निरंतर रूप से कई बार कार्य करते हैं, तो कार्य करते करते गलतियां होती रहती हैं, उन गलतियों से अपन सीखते रहते हैं। जब हमारे पास में कोई विशेष उद्देश्य आता है तो हम अपने ज्ञान का उपयोग और अपने अनुभव का उपयोग करते हुए उस निर्धारित उद्देश्यों को अपन प्राप्त करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, है ना। इसलिए अपन ये कह सकते हैं
कि प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। दूसरा, प्रबंध सर्वव्यापक है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट बराबर जीरो। चाहे व्यवसायिक कार्य हो चाहे गैर व्यवसायिक कार्य हो, कोई भी क्षेत्र हो, है ना, हर जगह पर हर स्थान पर प्रबंध की आवश्यकता होती है। किसी भी क्रिया में से, चाहे व्यवसायिक हो चाहे गैर व्यवसायिक हो, सभी प्रकार की क्रियाओं से यदि अपन इन क्रियाओं में से क्या घटा देंगे, प्रबंध को हटा दिया, जब प्रबंध नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या मिलने वाली है, असफलता। यानी कि हम उस कार्य के अंतर्गत क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। हमारा जो उद्देश्य है वह उद्देश्य किसी भी हालत में किसी भी सूरत में हमें प्राप्त नहीं होगा अगर हमने उसमें मैनेजमेंट नहीं किया, अगर हमने उसमें प्रबंध नहीं किया। तो सभी प्रकार की क्रियाएं, चाहे व्यवसायिक हो, किसी भी व्यवसाय में करने के लिए, या गैर व्यवसायिक मतलब शादी ब्याह हो सकता है, अपने घर में अपना स्टडी रूम है, अपने पढ़ने बैठने वाले हैं या कोई भी कार्य करने वाले हैं, तो उन सब में अपन को किसकी आवश्यकता होगी, प्रबंध की आवश्यकता होगी। टीवी देखना है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना है, तो भी अपन को किसकी आवश्यकता पड़ेगी, रिमोट की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन को रिमोट ढूंढ के रखना पड़ेगा अपने पास में। तो ये भी क्या हो गया, अपन लाइट है या नहीं है ये भी देखना पड़ेगा, है ना। तकिया लगा के बैठने से काम थोड़ा चल जाएगा वहां पर अपन को, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, असफलता। इसीलिए सभी प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए प्रबंध आवश्यकता है। अतः प्रबंध क्या है, सर्वव्यापी। फिर तीसरा है, प्रबंध बहुआयामी है, यानी बहुत से, यानी आयाम का मतलब उस प्रबंध का जो क्षेत्र का विस्तारित जो रूप होता है उसे अपन आयाम बोलते हैं। आयाम का मतलब समझ में आना चाहिए, विस्तार करना। यानी कि सबसे पहले क्या, काम का प्रबंध। प्रत्येक संगठन कुछ काम करने के लिए स्थापित किया जाता है, कोई न कोई कार्य किसी न किसी उद्देश्य के लिए स्थापित किया जाता है। जैसे कि विद्या भारती ने एक विद्यालय को शिक्षा प्रदान करने के लिए, अस्पताल किसके लिए होता है, रोगियों का इलाज करने के लिए होता है, कारखाने में क्या होता है, वस्तुओं का उत्पादन होता है। अब इनमें से कोई भी काम प्रबंध की बिना सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। चाहे विद्यालय है तो विद्यालय में भी हमें हर वस्तु का क्या करना पड़ेगी, व्यवस्था करना पड़ेगा, प्रबंध करना पड़ेगा। अभी अपन मिल नहीं पा रहे हैं, ऑफलाइन नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऑनलाइन, तो इसका भी विद्यालय विद्या भारती प्रबंध समिति ने क्या की, व्यवस्था की है। ऑनलाइन हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। इसके लिए स्टूडियो की स्थापना की गई है। नित्य नए भैया जी आपको आते हैं, अलग अलग विषयों के बारे में समझाते हैं। अब आने वाले समय में मोहल्ला विद्यालय भी लग सकता है, ठीक है ना, ऑनलाइन कक्षाएं भी लग सकती है। इसी प्रकार से अस्पताल में रोगियों का इलाज किया जाता है, तो आप जाते सीधे डॉक्टर के पास चले जाते हैं क्या, नहीं, आपके पास में जाना पड़ता है, हॉस्पिटल के अंदर जाते हो, पर्ची कटवानी पड़ती है, बताना पड़ता है किस डॉक्टर के पास जाना है, किस चीज़ का आपको इलाज करवाना है, वहाँ पर उसको भेजा जाता है, उस चैम्बर में आपको भेजा जाता है। तो कोई भी कार्य करेंगे, है ना, काम का भी प्रबंध करने के लिए हमें आवश्यकता होती है। फिर लोगों का प्रबंध, प्रत्येक संगठन कुछ काम करने के लिए स्थापित किया जाता है। अभी कुछ समय पहले अपन ने समझा, तो काम किसके द्वारा किया जाएगा, मशीनों के द्वारा अपन कह सकते हैं। तो मशीनें भी तो चलाने वाला व्यक्ति चाहिएगा, क्या मशीन ऐसी चल जाएगी क्या एक व्यक्ति के द्वारा? तो काम किसके द्वारा होगा, लोगों के। हम भारत में रहते हैं और भारत में अत्यधिक हाथ है। हम अमेरिका में नहीं रहते हैं, न्यूजीलैंड में नहीं रहते। न्यूजीलैंड की आबादी सिर्फ टोटल 3 करोड़ है, हमारी मुंबई की आबादी 3 करोड़ की है, यानी हमारे पास में व्यक्ति बहुत ज़्यादा है। अतः यह आवश्यक है कि लोगों का प्रबंध किया जाए ताकि काम को सफलतापूर्वक अपन क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। फिर परिचालन का प्रबंध, परिचालन का मतलब क्या हो गया, क्रियाएं। एक संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक क्रियाएं करनी पड़ती है, जैसे कि उत्पादन करना पड़ता है, क्रय करना पड़ता है, विक्रय करना पड़ता है, वित्त की व्यवस्था करनी पड़ती है, लेखांकन करना पड़ता है, अनुसंधान करना पड़ता है और विकास करना पड़ता है। तो अनुसंधान और विकास का मतलब निरंतर पिछले साल की गलतियां इस प्रोडक्ट में न हो, उसमें सुधार करना, यह अनुसंधान होता है। विकास, उस चीज को लॉन्च करना, नई नई तकनीक का प्रयोग करना। प्रबंध की आवश्यकता है इन क्रियाओं को कुशलता एवं प्रभावपूर्णता से पूरा करने के लिए होती है। अगला पॉइंट, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, रुक नहीं जाता। एक काम हो गया और अपन रुक गए, ऐसा नहीं है।
प्रबंध की कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे हमेशा के लिए अपन एक बार में ही इसको क्या कर ले, पूरा कर ले, बल्कि ये एक सतत प्रक्रिया है। प्रबंध कभी किसी एक प्रबंधकीय क्रियाओं को पूरा करने में व्यस्त रहता है, तो कभी किसी दूसरी क्रिया को। एक कार्य जैसे पूरा हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा कार्य पूरा कर, और दूसरा जैसे पूरा हुआ फिर तीसरा कार्य आपको करना पड़ेगा, यानी निरंतर ये कार्यों को पूरा करना। इसीलिए तो क्या कहा गया है, प्रबंध को अपन ने नहीं कहा है, क्रिया नहीं कहा है, प्रक्रिया कहा है, सतत रूप से इसको करना है। फिर प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। एक प्रबंध किसका, लोगों का प्रबंध करता है ना। तो संगठन में लोगों से उसको क्या करना है, काम करवाना है, तो सामूहिक क्रिया हो गई। सामूहिक, दूसरे लोगों का भी उसको क्या करना पड़ता है, प्रबंध करना पड़ता है। तो संगठन की सभी क्रियाओं को करने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि अनेक व्यक्तियों का क्या होता है, समूह होता है। अतः प्रबंध एक समूह क्रिया। कार्य नियोजन किया जाएगा तो नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, ये सब क्या समूह होते हैं, लोगों के भागों में बांटा जाता है, वो कार्यों को करते हैं। फिर एक गतिशील कार्य है। प्रबंध क्या है, गतिशील कार्य है, क्योंकि इसमें लगातार हमें बदलते वातावरण के साथ में समायोजन करके चलना पड़ता है। अभी कोविड-19 चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि अभी मार्केट कितने बजे तक खुलता है, 4 बजे तक खुलता है, उससे पहले 11 बजे तक मार्केट खुलता था। तो सभी व्यवसायों को उस हिसाब से कार्य को करना पड़ता था। लॉकडाउन लगे हुए थे, ऑनलाइन कार्य हो रहा था। आप देखा होगा कि सहकारी बाजार की एक गाड़ी लोडिंग टैक्सी जैसा सामान लेकर, किराना लेकर आपके घर घर पर आ रही थी। तो इस प्रकार से उसने परिवर्तन हुआ। सब्जी वाले भी आते थे तो अलग अलग से आते थे, है ना। फिर 11 बजे तक मार्केट खुलने लग गया, तो सुबह 9 बजे से 11 बजे तक तो अपन 8 बजे ही चले जाते थे दुकान के पास में, सोशल डिस्टेंसिंग करके खड़े हो जाते थे सामान लेने। अभी 4 बजे तक खुला रहता है, आने वाले समय में और आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हमने उन लोगों के साथ में क्या किया, व्यवसाय ने समायोजन कर लिया। तो वातावरण के साथ में समायोजन करके चलना पड़ता है, इसलिए प्रबंध में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। फिर प्रबंध किया साहब, बहुत बढ़िया प्रबंध किया, कहने का मतलब क्या, ये अदृश्य शक्ति है ना, इंटिंगेबल जिसको कहते हैं अपन, दिखती नहीं है। प्रबंध वह शक्ति है जिसको देखा नहीं जा सकता, कहा जा सकता है अरे उस व्यक्ति का प्रबंध बहुत बढ़िया, उसका व्यक्ति का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, वो कार्य को बहुत बढ़िया तरीके से करता। यह अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। यदि कोई संगठन निरंतर रूप से प्रगति की ओर अग्रसर होता है तो यह माना जाता है कि उस संगठन का जो मैनेजमेंट है वो बहुत टॉप है, बहुत ही अच्छा है। तो आज हमने इसकी परिभाषाएं समझी और विशेषताएं समझी। अगले सत्र के अंतर्गत हम प्रबंध के उद्देश्यों को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।